तो 2008 से 2023 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव आज खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट सेशन ऑब्जेक्टिव का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। में कह रहा है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है म्यू इक्वल टू 3/2 इन एयर इज FA, ये F है, एंड इन वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है इज FW, देन 4 ऑप्शन दिया हुआ, ये सब F है, फोकल लेंथ है सब, ये F, ये सब F है। तो बोल रहा है कि ग्लास का फोकल लेंथ जिसका म्यू इतना है, एयर में FA है और वाटर में FW है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? तो देखते हैं हम लोग इसको। लेंस मेकर्स फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है 1/f, रेड से ब्लैक ही हो जाएगा वो, ये वाला कलर, ये ठीक है। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। तो यहां पे बोल रहा है ग्लास में, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर यहां कर सकते हैं हम लोग, और बोल रहा है FA है, तो यहां पे FA कर दिया मैंने, और ग्लास का दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, यहां पे रख देता हूं, और एयर का तो 1 होता है, नहीं भी रखूं तो चलेगा। तो 3/2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और यहां से अगर हम LCM निकालें तो 3/2 में से 1 निकलेगा, तो ये आएगा 1/2 इंटू में रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं। और इसी के तर्ज पे लेते हैं 1/FW, तो ये हो जाएगा म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ पे एयर था, यहाँ पे वाटर, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यहां से 1/FW इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास, इसको लिखने का तरीका क्या होगा? म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं हम लोग। तो म्यू जी कितना दिया हुआ है 3/2, और म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3, माइनस 1 और इंटू में वही रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2, और इसको देखेंगे हम लोग, 3 ऊपर चला जाएगा 9/8, और 9/8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, किसके बराबर हुआ ये? 1/FW के बराबर। यहां पे ये 3 पलट के ऊपर जाएगा 9, और 4 इंटू 2 8, 9/8 माइनस 1 आता है 1/8। अब इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं, और ऊपर वाला इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 को 2 से अगर डिवाइड करूं मैं, तो ये हो जाएगा 1/FA बाई 1/FW इक्वल टू 1/2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और बटे में 1/8 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये FW ऊपर चला जाएगा पलट के, और FA नीचे, और ये हो जाएगा 8/2, तो ये हो जाएगा 4, तो FW इक्वल टू 4 इंटू FA, तो दैट्स द आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। गेस में ये गलती हुई है, गेस में ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है शायद, तो बी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 77 थोड़ा सा टफ था बनाना, लेकिन ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, FW इक्वल टू 4FA। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है 78। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, हाँ जी, किसका होगा? चार्ज का। कैसे? एम्पियर एम्पियर आवर, हाँ जी, एम्पियर आवर। एम्पियर किसका यूनिट होता है? करंट का, आई, ठीक है। आवर किसका है? टाइम का, तो आई इंटू टी क्या होता है? क्यू, क्यू इक्वल टू आई टी होता है। तो ये किसका यूनिट हो गया? क्यू क्या है? चार्ज। क्यू इक्वल टू आई टी होता है ना, तो एम्पियर मतलब करंट का यूनिट है, और आवर सेकेंड मिनट सब टाइम का है। तो आई इंटू टी ये क्या बन गया? चार्ज, मतलब ये चार्ज का यूनिट है, एम्पियर इंटू आवर। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज, तो एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। बी वाला ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है देखेंगे यहां पे। लॉरेंज फोर्स हम उसको कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को रख दिया जाए तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी या क्यू भी साइन थीटा होता है। ये दोनों का वेक्टर सम होता है लॉरेंज फोर्स। दोनों का वेक्टर सम करेंगे हम लोग एफ ई और एफ बी। दोनों का अगर हम लोग वेक्टर सम करेंगे तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये वी भी साइन थीटा भी रहता है। तो F इक्वल टू यहां से अगर मैं Q कॉमन ले लूं तो यहां पे बचा E प्लस वी क्रॉस बी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है E प्लस वी क्रॉस बी। ए वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। अच्छा अगला क्वेश्चन है 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ कैपेसिटी 4 डायोप्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो F को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू 1 बाई P। सो F इक्वल टू 1 बाई P कितना दिया है 4 डायोप्टर। तो 1 बाई 4 कितना होता है 0.25 मीटर। 0.25 मीटर 0.25 मीटर। ए वाला ऑप्शन इसका भी सही है। ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग आई एंड लेमडा के बीच का रिलेशन। तो ये रिले स्कैटरिंग से दिया जाता है। रिले स्कैटरिंग क्या कहता है जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है 1 गलत है 1 नहीं रहता है ये आई है। ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा का पावर 4। ये रिले स्कैटरिंग का फॉर्मूला होता है। एक साइंटिस्ट का नाम है रिले तो उनके नाम पे है ये आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा का पावर 4। तो ये वाला ऑप्शन सही है और सब में 1 नहीं है। ये कोई भी 1 नहीं है सब आई है। ये सब आई है। ये मिसप्रिंट हुआ है सब में आई बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही पूछ दिया। 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्स। ठीक है बाकी और कोई नहीं है ना। हाँ चलिए सही ऑप्शन है ये 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है ईएसयू में कितना होता है कोई बता देगा एनीवन। ईएसयू में इलेक्ट्रॉन का चार्ज व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईएसयू। देखो क्या करना है सुनो इंटू 1 कूलम यहां पे लिख सकते हो। 1 कूलम में 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टेट कूलम होता है या ईएसयू होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो इंटू 1 कूलम लिख दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा कूलम रहे या 1 कूलम कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 1 कूलम होता है 3 इंटू 10 का पावर 9 ईएसयू या स्टेट कूलम के बराबर। ठीक है ईएसयू भी कहते हैं या इसको स्टेट कूलम भी कहते हैं। ठीक है तो यहां पे अगर मैं E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 और 1 कूलम के जगह पे ये वैल्यू रख दूं 3 इंटू 10 का पावर 9 तो ये ईएसयू में नहीं आ जाएगा ये स्टेट कूलम में। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4.8। कितना आ जाएगा 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 में से 9 निकल जाएगा माइनस 10 ईएसयू हो गया। ऐसे निकालना होता है। ठीक है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ईएसयू में हो जाता है 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 10 ईएसयू। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे है सोडियम का वर्क फंक्शन। तो ये जब ड्यूअल नेचर आप ड्यूअल नेचर का यूनिट शुरू करेंगे ना तो एनसीईआरटी में एक 5-6 मटेरियल्स का वर्क फंक्शन दिया हुआ है लिस्ट। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये रहता है सोडियम का 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। ड्यूअल नेचर का अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी तो उसमें मिलेगा प्रोबेबली यही है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। 2.75 ही रहता है 2.75 इज द राइट आंसर। ठीक है आगे बढ़ेंगे हम लोग 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं एनीवन। देखिए ये कोई भी एलिमेंट हो गया ये कोई एलिमेंट है
यहां पे रहता है Z नंबर मतलब एटॉमिक नंबर, और यहां पे रहता है A मतलब मास नंबर। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है n, तो आप क्या कीजिए, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, तो A माइनस जेड। सो A माइनस जेड इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी न्यूक्लियस। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अर्थ के सरफेस पे पूछ रहा है। तो इधर ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड 10 का पावर माइनस 5 टेस्ला के रेंज का होता है। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस पे 10 का पावर माइनस 5 टेस्ला के रेंज का होता है। लेकिन कुछ और चीजें हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो आपको जानना चाहिए। एक बार मैग्नेट जो रहता है उसके पास कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, या हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे ह्यूमन नर्व फाइबर है हमारे अंदर बॉडी के अंदर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये सब कितने होते हैं? अगर आप किसी बार मैग्नेट के करीब मैग्नेटिक फील्ड देखिएगा तो 10 का पावर माइनस 2 रहता है। लैब में हम लोग 1 टेस्ला का बना सकते हैं, लैब में हम लोग 1 टेस्ला का। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट कौन होता है? ये एनसीईआरटी में इसका एक पूरा डाटा है, एक डाटा लिख लीजिए आप लोग, एक पूरा डाटा है, मैं यहां लिख देता हूं। बार मैग्नेट के करीब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बार मैग्नेट के करीब, बार मैग्नेट के करीब होता है 10 का पावर माइनस 2 टेस्ला। ठीक है, अच्छा, अर्थ का सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 10 का पावर माइनस 5 टेस्ला के रेंज का होता है। अच्छा, ह्यूमन नर्व फाइबर रहता है, जो ह्यूमन नर्व फाइबर के अंदर 10 का पावर माइनस 10 टेस्ला, ह्यूमन नर्व फाइबर, ह्यूमन नर्व फाइबर के अंदर 10 का पावर माइनस 10 टेस्ला होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट, इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट कौन सा है? एनीवन? स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट ऑफ दिस वर्ल्ड। इंटरस्टेलर स्टेलर स्पेस के बीच होता है 10 का पावर माइनस 12। यहां बहुत कम हो, जब अर्थ के ऊपर जाइएगा ना तो कोई और प्लेनेट आएगा, दोनों अर्थ और उस प्लेनेट के बीच में जो जगह आती है उसको कहते हैं हम लोग इंटरस्टेलर स्पेस। तो इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस में ये 10 का पावर माइनस 12 टेस्ला बहुत वीक पड़ जाता है। ये लैब में हम लोग बना सकते हैं, लैब में हम लोग 1 टेस्ला तक क्रिएट कर सकते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट ऑफ दिस वर्ल्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट कहां होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट नहीं, अर्थ पे तो इतना होता है 10 का पावर माइनस 5, बहुत कम रहता है। अच्छा, ह्यूमंस के अंदर क्यों है? कई बार मैग्नेटिक अलाइनमेंट होता है, इसका बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो बाहर से मैग्नेट लगा के अलाइनमेंट किया जाता है। अंदर वाला जो मैग्नेटिक नर्व फाइबर है ना, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो डॉक्टर मैग्नेटिक थेरेपी करते हैं, तो अलाइनमेंट होती है। तो ह्यूमन के अंदर भी है मैग्नेटिक फील्ड, आपकी बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और वो इस लेवल का रहता है, 10 का पावर माइनस 10 टेस्ला के रेंज का रहता है। दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट कहां होता है? न्यूट्रॉन स्टार का नाम सुने आप लोग? जब प्लैनेट्स का डेथ होता है ना, प्लैनेट्स जब मरते हैं तो 3 चीजें बनती हैं, ड्वार्फ बनता है, या न्यूट्रॉन स्टार बनता है, या ब्लैक होल बन जाता है। जैसे इतना बड़ा है, ये सिकुड़ते 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 सब खत्म हो गया, तो सिर्फ न्यूट्रॉन बच जाते हैं, उसमें चार्ज मास चार्ज वगैरह नहीं रहता है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। और न्यूट्रॉन स्टार इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट ऑफ द यूनिवर्स। कितना होता है उसका न्यूट्रॉन स्टार का? 10 का पावर 8 टेस्ला होता है। न्यूट्रॉन स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट क्या है? न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार। तो एक क्वेश्चन के चक्कर में हम लोग पढ़े और कितना सारा यहाँ पे वैल्यूज हम लोगों को पता चली। ये डाटा पूरा एनसीईआरटी में है, अगर एनसीईआरटी आप देखेंगे तो ये पूरा डाटा एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। तो बार मैग्नेट के करीब मैग्नेटिक फील्ड 10 का पावर माइनस 2 टेस्ला, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड 10 का पावर माइनस 3 अर्थ सरफेस पे। ह्यूमन नर्व फाइबर, ह्यूमन का अंदर जो नर्व फाइबर है उसमें 10 का पावर माइनस 10 टेस्ला। जब आप यहां से ऊपर चले जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक पड़ते पड़ते जब 2 प्लैनेट्स के बीच में जाएंगे उसको कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। वहां की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इतनी 10 का पावर माइनस 12। लैब में हम लोग 1 टेस्ला बना सकते हैं। और न्यूट्रॉन स्टार की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है 10 का पावर 8 टेस्ला। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। देखिए इधर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, NIA, ये फॉर्मूला होता है। तो N तो नंबर ऑफ टर्न्स है, I क्या है, करंट है, करंट का क्या होगा एम्पियर, और इसका एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट का, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है NIA, NIA मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला NIA, ठीक है। यूनिट अगर पूछे तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। देखिए C5 का फॉर्मूला क्या होता है NIAB sin थीटा, ये होता है। तो अगर आप फाई निकालिएगा तो साइन थीटा को तो 90 करके हटा दिया जाता है, रेडियल फील्ड करके साइन 90 करके साइन 91 हो जाता है, तो साइन 90 को हटा दिया जाता है। तो C5 इक्वल टू NIAB ये आ जाएगा, और फाई यहां से निकालिएगा तो NIAB अपॉन C, कोई इसमें बैठ ही नहीं रहा है। देखिए तो जरा, सब उल्टा सीधा दिया था, 2022 का ये क्वेश्चन है, तो कहां बैठ रहा है कोई, सब में NB वगैरह नीचे दिया है, तो इसमें कोई ऑप्शन ठीक नहीं दिख रहा है। 87 में कोई ये होता है फाई इक्वल टू NIAB अपॉन C, ये होता है गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट फाई, टॉर्सनल कांस्टेंट भी कहते हैं हम लोग इसको, फाई को। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये चारों ऑप्शन में कोई सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये तो खूब आराम से बताओगे। रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर कितना होता है 0, और आइडियल वोल्टमीटर का इंफिनिटी, वो भी याद रखिएगा। आइडियल एमीटर का 0 और आइडियल वोल्टमीटर का मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है B.A या BA cos थीटा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट मैं लिख रहा हूं टेस्ला होता है, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन इसका ऐसा यूनिट ये नहीं माना जाता। टेस्ला का मतलब होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला का मतलब क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इंटू में एक मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, क्या बना वेबर। तो फाई का जो ऐसा यूनिट वेबर माना जाता है, और इसका एक और यूनिट है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, ठीक है, कई बार घुमा के पूछता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया ये। लेंज लॉ इज रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी की बात होती है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 91 इंडक्टिव रिएक्टेंस, बोलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है एनीवन। XL इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल, ठीक है। तो XL इक्वल टू ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L, 2 पाई FL, नहीं है क्या। क्वेश्चन नंबर 91 है ऑप्शन में, कितना है, हाँ है ना, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ओमेगा इंटू एल होता है, ठीक है। ओमेगा को जब ओपन कीजिएगा तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इंटू एल, ठीक है। ये तो खूब आराम से सबको याद होगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10 का पावर -12 फराड पर मीटर, ठीक है। उसके बाद डाइपोल मोमेंट का, वैद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम बोलते हैं P2QL। 2 एक नंबर है, Q का कूलम और लेंथ का मीटर, कूलम इंटू मीटर, ये भी हो गया। 93 94 की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, हु इज गोना आंसर द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए इसको दो तरह से लिख सकते हो आप, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R का कैप लगा दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैप का मतलब क्या होता है, R कैप का मतलब होता है R वेक्टर बाई R का मैग्नीट्यूड, मॉड या ऐसे भी लिखते हैं, मॉड ही है ये, मतलब डायरेक्शन लूज कर गया, मॉड है, मॉड मैग्नीट्यूड है ये,
ऐसा भी लिखते हैं हम लोग, लेकिन इसका मतलब हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर बाई आर। ठीक है, तो अगर यहां पे मैं रख दूं एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यू हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, तो इनटू में आर वेक्टर है और ये आर क्यू का मॉड, ये सही है, ये सही है, बाकी कोई सही नहीं दिख रहा है। हाँ वही सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, किसी चालक की धारिता, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर क्या होता है बाबू, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, डी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, द चार्ज कंडक्टर, एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे 97 की तरफ। 97, if n capacitor of equal capacity C1 are connected in parallel, the equivalent capacity will be। पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, पैरेलल में कैपेसिटर कैसे जोड़े जाते हैं, हाँ देखिए पैरेलल में जोड़ते हैं, जैसे पैरेलल में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे जोड़ा जाता है, तो सब बराबर ही है, तो n इंटू C1 हो जाएगा, T इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू C1 हो जाएगा। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज, एनीवन, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है 3 इंटू 10 का पावर 6 वोल्ट पर मीटर। बहुत अच्छे, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और मालूम है वो अपने क्लास का क्या, साहिल क्या लिखा है वो, लाइट वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये टेस्ट में ये क्वेश्चन था, तो देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो यही ऑप्शन रहेगा। पूछ रहा है कि कौन नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो साउंड वेव नहीं है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड इज, डायमंड का क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, तो देखिए डायमंड का म्यू जो होता है वो 2.42 सबसे ज्यादा होता है, और क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 24, इसी से याद रखिएगा 24, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना 2.42, उसी से याद रखिएगा 24.41 रहता है। ठीक है, तो 2.4 को 24 करके याद आ जाएगा, तो क्रिटिकल एंगल होता है डायमंड का 24.41। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 101, फोटोन की एनर्जी। देखिए इधर एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग लेंगे E इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी या HC अपॉन लेमडा, दोनों। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है C अपॉन लेमडा, तो ये फॉर्मूला भी आएगा और वो दोनों में से कोई भी रहेगा, मार दीजिएगा। तो कौन सा है, पहला वाला, ये फ्रीक्वेंसी है, भी नहीं है, क्या है ये फ्रीक्वेंसी है, यही रहेगा। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज इक्वल टू, तो देखिए म्यू का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, तो म्यू का फॉर्मूला B अपॉन, यहाँ पे H पूछा है तो H इधर चला जाएगा तो म्यू नीचे आ जाएगा, तो B अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। कल ही पढ़ाया गया था ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप अप में आपको ईएमएफ सेकेंडरी में ज्यादा चाहिए होता है प्राइमरी से, तो ES, यहाँ पे E के जगह पे भी लिखा है, एक ही बात है, ES, बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 104 की तरफ। 104, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। एनीवन, इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट इज, हाँ क्या चीज, पक्का। क्वेश्चन नंबर 104, 50%। क्वेश्चन नंबर कितना है, 104। हाँ जी, कौन बता रहा है, अभी ये क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया था आपको, देखिए इधर अभी मैंने बताया था XL क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, या 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। लेकिन किसके लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, इधर ध्यान से सुनिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। यहां पे क्या पूछ रहा है, ऑल्टरनेटिंग नहीं है, डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी हो जाती है 0, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है 0, तो ये 0 तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, तो क्या मारेंगे हम लोग, ये याद रखना है, अगर एसी करंट रहता तो ये होता फॉर्मूला। ठीक है, तो एसी करंट नहीं है तो सी वाला, एसी रहता है तो सी ऑप्शन होता,
लेकिन यहाँ पे डीसी करंट दे दिया, इसीलिए कहां जाएंगे हम लोग, जीरो की तरफ। एक ही साल में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर दिया था। अभी ऊपर हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट NIA जो होता है, अभी ऊपर पढ़े थे हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट NIA के बराबर होता है, तो ये 2 बार दे दिया था। उसके बाद एवरेज, ट्रू एवरेज पावर या रियल एवरेज पावर जिसको कहते हैं हम लोग, वो पूछ रहा है। बोलिए एनीवन? VRMS IRMS cos फाई किधर है? VRMS IRMS cos फाई, तो V के जगह पे E लिखा है, नो प्रॉब्लम। ERMS IRMS cos फाई होता है ट्रू एवरेज पावर या रियल एवरेज पावर, ठीक है। VRMS IRMS cos फाई, तो यहां पे V के जगह पे E लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107, हाँ जी, पावर फैक्टर क्या होता है? एनीवन? पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है बाबू cos फाई इक्वल टू R अपॉन Z, R अपॉन Z, तो R अपॉन Z इज द पावर फैक्टर। 108 देखेंगे, 108 में LR परिपथ, तो देखिए इधर LR में जो रहता है ना, इसका जो फेजर बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, फेजर, ठीक है। यहां पे रहता है ओमेगा L और R, और ये बनता है फेजर इसका पाई। तो यहां पे हम लोग निकालते हैं tan फाई, तो tan फाई आ जाता है किसके बराबर, ओमेगा L बटे में R के बराबर। सो फाई इक्वल टू हो जाता है ये tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R के बराबर। ये फेजर बनता है, फेजर डायग्राम में, तो tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R, ये वाला ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे हम लोग 109, क्वेश्चन नंबर 109, यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, 109 क्या कह रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, कल ही पढ़े थे हम लोग, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू करंट उल्टा IP अपॉन IS, इसी को R या K कहते हैं। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कहां है? VS अपॉन VP, VS अपॉन VP लिखा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये सब को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, ओके। RC का बीमीय सूत्र 110, क्वेश्चन नंबर 110, R इंटू सी, R है रेसिस्टेंस और C है कैपेसिटेंस। तो इसको बनाने जाइएगा ना तो टाइम लगेगा, शॉर्टकट लगाते हैं हम लोग। R इंटू सी, R क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है V अपॉन I, और C क्या होता है? Q अपॉन V, V से V कैंसिल, ठीक है। और Q क्या होता है? IT, Q होता है IT और बटे में I से I कैंसिल, T बचा खाली, बस खत्म। T बचा है, किधर है T? M0L0T, M0L0T, यही ठीक है, डी वाला ऑप्शन, M0L0T। कैसे बना, समझ में आया है? ये R का फॉर्मूला रख दिया, V अपॉन I होता है R, और C का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V, V से V कैंसिल, फिर Q क्या होता है? IT होता है, Q इक्वल टू IT, तो I से I कैंसिल, T आया, बस खत्म। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट पूछ रहा है, तो पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट देखिए। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट बाय मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट का अभी मैंने देखा था NIA, क्या होता है? NIA, तो NIA का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, बटे मैग्नेटिक लेंथ रहता है, लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। आगे देखेंगे, बोल रहा है कि वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को रोटेट करने में किया गया काम पूछ रहा है। तो देखिए इधर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सिमिलर है, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है ये PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और मैग्नेटिक में रहता है ME इंटू 1 माइनस, सॉरी MB इंटू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस थीटा यहां भी रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्लियर है। सो MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, या फाई दिया है तो फाई, कॉस थीटा है वो एक्चुअली में, W इक्वल टू MB इंटू 1 माइनस कॉस फाई। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। बताइए जरा जल्दी से, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, एनीवन? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप 1 प्लस डी बाई एफ, डी बाई एफ भी होता है और 1 प्लस डी बाई एफ भी होता है। कब 1 प्लस डी बाई एफ होता है और कब डी बाई एफ होता है? ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, दो केस होता है,
एक जब हम लोग इमेज इंफिनिटी पे बनवाते हैं और एक फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट 25 पे बनवाया जाता है डी पर और एक इंफिनिटी पे। तो एक में आता है डी बाई एफ और एक में आता है 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, ठीक है। दूसरा, पावर ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। जब कॉन्टेक्ट में दो लेंस आती हैं तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 ये होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ऑप्शन के हिसाब से P इक्वल टू P1 प्लस P2, म्यू जी इक्वल टू इतना, म्यू वाटर इक्वल टू इतना। तो म्यू, इधर ध्यान दीजिए, म्यू ऑफ ग्लास से वाटर, अभी ऊपर हमने देखा था, ऊपर 9/8 आया था। अभी ऊपर जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था ना उसमें आया था ये। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या, म्यू ग्लास बाई म्यू ऑफ वाटर। म्यू ग्लास कितना दिया है 3/2 और म्यू ऑफ वाटर कितना दिया है 4/3। ये 3 पलट के ऊपर जाएगा 9/8, 9/8, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 116 के लिए, क्वेश्चन नंबर 116। इसमें क्या पूछ रहा है, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास। ग्लास एक तरह का नहीं होता है, ग्लास दो तरह का होता है, एक क्राउन ग्लास और एक फ्लिंट ग्लास। तो क्राउन ग्लास के लिए एनसीईआरटी देखिएगा ना तो दो तरह का ग्लास दिया रहेगा। एक क्राउन ग्लास, इसका रहता है 41 पॉइंट समथिंग और एक रहता है मतलब लगभग 42 के आसपास, और एक रहता है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास इसका रहता है 37 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 37 पॉइंट कुछ है, और क्राउन ग्लास में 41 पॉइंट समथिंग है। तो लगभग इसमें दिया है 42, तो हम लोग इसी के साथ जाएंगे। कौन सा ग्लास है ये, क्राउन ग्लास के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। दो तरह का ग्लास है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, विद्युत चंबकीय तरंगों की प्रकृति, बोलिए क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स, नींद में भी मारना चाहिए ये, ट्रांसवर्स। और कौन सपोर्ट करता है ट्रांसवर्स नेचर को, सपोर्ट कौन करता है, विच फेनोमेना सपोर्ट्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को कौन सपोर्ट करता है, पोलराइजेशन, ये भी याद रखिएगा, पोलराइजेशन ही इसको सपोर्ट किया, ठीक है। आगे देखते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ये तो इस बार गेस्ट क्वेश्चन में भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस A/2 बाई साइन A/2। देखो किधर है, कौन सा ऑप्शन है, साइन डेल एम प्लस A/2 बाई साइन A/2 बाई साइन A/2, सी वाला ऑप्शन, डेल एम प्लस A/2 बाई साइन A/2। ये इस बार 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका पॉसिबिलिटी है। हालांकि इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बार, पिछली बार पूछा है शायद कौन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछा था पिछली बार कि टेलीस्कोप पूछा था पिछली बार, उसमें से एक ज्यादा चांस रहेगा। जो पूछ दिया वो नहीं, उसको छोड़ के। 119, हाँ जी, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू इंटू एल होता है, म्यू इंटू एल। ये म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू लेंथ ऑफ पाथ, ये होता है ऑप्टिकल पाथ। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। 120 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट। तो देखिए, जो एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, एक्सियल का मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इक्वेटोरियल के 2 गुना होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू बी इक्वेटोरियल, ऐसा, ठीक है। तो बी एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू बी इक्वेटोरियल, इसका 2 गुना होता है ये, ठीक है। बी वाला ऑप्शन, ये बी एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू बी इक्वेटोरियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक में भी क्या लिखेंगे आप, ई एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, इलेक्ट्रिक डायपोल जब आप पढ़ रहे होंगे तब ऐसा लिखना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद वाला 121 और 122 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है। तो देखिए, बोल रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, नहीं टाइम पीरियड है ये, फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, गौर कीजिएगा, T इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट I बाई एम इंटू BH।
ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। किधर है, कौन सा है, 2 पाई इंटू आई इंटू एम इंटू बी होगा। और इसी पे रिलेटेड 122 नंबर क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे है सेम। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा ना, तो अगर आप पढ़े हो तो यहीं से उठा के कर सकते हो। देखो इसमें बोल रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक नीडल N। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, N इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो अगर N को लिखोगे तो 1 टाइम पीरियड, इसको पलटना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा ना, 1 टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई और अंडर रूट M इंटू BH और बटे में आ जाएगा I। तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो रहा है, BH के अंडर रूट से, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंडर रूट से, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इससे हो रहा है। ये स्क्वायर ये हटाएंगे तो इधर आके स्क्वायर बनेगा, तो ये आके इधर स्क्वायर बना और ये बना ऐसे। क्लियर है, N स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। 123 में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए B इक्वल टू BH tan थीटा या tan फाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, B इक्वल टू BH tan थीटा, BH tan थीटा। ठीक है, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में आता है, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में BV अपॉन BH आता है tan थीटा के बराबर, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में। और वहां पे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए B इक्वल टू BH tan थीटा या tan फाई। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 124, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी के लिए, एब्सोल्यूट नहीं है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए इधर ध्यान दीजिए बाबू, म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, या एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये दोनों एक ही चीज है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग परमिटिविटी है, परमिएबिलिटी है, मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग यूज करते हैं। तो यहां से अगर निकालोगे म्यू आर तो क्या हो जाएगा, म्यू बाई म्यू नॉट। और यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाएगा एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे कौन सा रिलेशन सही हो जाएगा, म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, ये है ना, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा। 125 में मैं आपको 3 क्वेश्चन बताता हूं, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। देखिए यहां पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है B cos थीटा के बराबर, और अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट होता है B sin थीटा के बराबर। ठीक, तो अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2, 1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा BV अपॉन BH इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि B से B कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और ये भी पूछा जाता है हॉरिजॉन्टल कौन है और वर्टिकल कौन है। और दूसरा इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो जरा स्क्वायर करके जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दिया मैंने। यहां से अगर मैं B स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे हो जाएगा BV स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। ठीक है, ये तो 1 हो जाता है, तो B स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो गया B स्क्वायर इक्वल टू BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये बनेगा BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, और ये रहा अंडर रूट। तो यहां पे ऑप्शन के हिसाब से कौन होगा, B स्क्वायर इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। अरे 2 बार ये ऑप्शन हो गया है, एक ही चीज है ना, प्लस में इधर दोनों सेम हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर मैं देख लेता हूं, इसमें है मेरे पास ओरिजिनल पेपर है मेरे पास, मैं क्वेश्चन ऑप्शन देख लेता हूं। ऑप्शन में क्या दिया है, सब ऐसे ही है, मैं देख लेता हूं, पेपर है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में ना यहाँ पे माइनस है, असल में जो पेपर में यहाँ पे माइनस है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे ऑप्शन में तीसरा वाला जो ऑप्शन है ना वो माइनस है बीच में। ठीक है,
तो BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, आगे पीछे भी तो लिख सकते हो, प्लस में है तो 2 में 3 जोड़ो, 3 में 2 जोड़ो, एक ही बात है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 126 को समझिए जरा। Which of the following is correct for speed of electromagnetic wave in vacuum? Anyone? देखिए, ऑप्शन मार के निकलना चाहा जाए तो सीधा सीधा ये मार के निकल चला जाएगा, लेकिन कहां से आता है देखिए गौर से। एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? 9 इंटू 10 का पावर 9 के बराबर, सभी को पता है ये। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दीजिए, तो 1/4 पाई किसके बराबर हुआ? एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9 के बराबर हुआ। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके बराबर होता है? 10 का पावर -7 के बराबर, सबको मालूम है। ठीक है, यहां से 1/4 पाई अगर निकाला जाए तो म्यू नॉट नीचे आ जाएगा, 10 का पावर -7 बाई म्यू नॉट। ठीक है, अब देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों 1/4 पाई के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे लिखता हूं मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9, और ये हो जाएगा बाबू 10 का पावर -7 बाई म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके नीचे ला देता हूं मैं, इसको इसके नीचे लेके आता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 और बटे में आ जाएगा 10 का पावर -7, और ये हो जाएगा 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 10 का पावर -7 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 9 और 7 कितना हो जाएगा? 10 का पावर 16, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 16 इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। ठीक है, गुणा में है, एक ही चीज है। इसको क्या मैं लिख सकता हूं? 3 इंटू 10 का पावर 8 का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, और स्क्वायर हटाऊंगा तो 3 इंटू 10 का पावर 8 को C बोलते हैं हम लोग, C, और स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो यहां पे बन जाएगा 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, और यहां से हो जाएगा C इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसे आता है। ठीक है, सो द फॉर्मूला फॉर C इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 127, द वेरी फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, E इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 128 में क्या कह रहा है? (128) 18 का पूछ रहा है बाइनरी, तो देखिए 18 को लिखना शुरू करते हैं। 1 2 4 8 16, इससे आगे जाएंगे तो 18 से आगे बढ़ जाएंगे, तो 16 के नीचे एक रख दीजिए, 16 हो गया, और 2 के नीचे एक रख दीजिएगा, तो 16 और 2 18, बाकी जो बच गया सब 0 कर दीजिए, ये हो गया बाइनरी। 1 0 0 1 0 1 0 0। ठीक है, नहीं समझ में आया है? एक पूरा लेक्चर डाला हूं मैं, पीछे जाके देखिएगा विद्या नेस्ट पे, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी। ठीक है, एकदम आसान है। आगे बढ़ेंगे 129 की तरफ। लॉजिक गेट का पूरा डाला हूं गेट में, कहीं दिक्कत नहीं होगी, एक बार देखिएगा, छोटा सा लेक्चर है। कौन नैंड गेट है? तो नैंड गेट क्या होता है? सिंबल, हाँ, सिंबल फॉर नैंड गेट। एंड में एक इन्वर्टर खाली लगा दीजिए। अरे बनाने का तरीका तो ये भी हो सकता है, देखिए इधर एंड गेट जब आप बनाएंगे तो ये बना आपका, ये जो बना हुआ है ये नैंड गेट है, लेकिन यहां पे इन्वर्टर नहीं रहता, तो यहां पे आप ऐसे भी करके ऐसे भी बना सकते हैं, यहां इन्वर्टर न लगा के यहां भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है, और ये हटा के शॉर्ट में यहीं पे इन्वर्टर लगा दिया जाता है। तो फिलहाल हम लोग कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? डी वाले ऑप्शन, क्योंकि इन्वर्टर लगा दिया मतलब नॉट लग गया, एंड में नॉट लग गया, नैंड बन गया। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। 130 में बोल रहा है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का क्या होता है देखिए, तो कंफ्यूज नहीं हुई आप। टी हाफ का असल फॉर्मूला होता है log 2/λ, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और log 2 का मतलब होता है जिसका बेस ई हो 0.693/λ। ये दोनों इक्वेशन याद रखेंगे ताकि कभी ये भी दे दे तो कंफ्यूज नहीं होइए। ये वैल्यू याद कर, ये log 2 का वैल्यू है, ये याद रहेगा तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, और
एवरेज लाइफ का क्या होता है 1/λ। ठीक है, एक और रिलेशन बता देता हूं, टी हाफ बाय टी एवरेज का अगर आप निकालिएगा दोनों का रेशियो तो ये सिर्फ log 2 के बराबर होता है या 0.693 के बराबर होता है। ये इनका आपस में रिलेशन है, टी हाफ बाय टी एवरेज दोनों का। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का एक पूरा लेक्चर डाला था मैंने, एक ही लेक्चर पूरा खत्म रेडियो एक्टिविटी, इसी पे है, विद्यानेस्ट पे है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल? हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा समीकरण सही है? बी नंबर में से यूरेनियम में से एक अल्फा पार्टिकल निकला है, मतलब हीलियम निकला है तो थोरियम बन गया ये। ठीक है, कौन सा डीके हुआ है बता सकते हो? कौन सा डीके हुआ है? ये जो इक्वेशन बना है इसमें कौन सा डीके हुआ है? अरे अभी ने बोला अल्फा का ये है तो अल्फा डीके हुआ है। अल्फा डीके होता है ना तो एटॉमिक नंबर में से 2 की कमी आती है और मास नंबर में 4 की कमी आती है। तो ऊपर से देखो 238 से 234 हो गया, नीचे एटॉमिक नंबर में से 92 से 90 हो गया। तो जब भी अल्फा डीके होता है ना तो मास नंबर में से 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में से 2 की कमी हो जाती है। तो ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 133, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम लोग जानकार लोग भी गलती करेंगे। इसमें जानकार लोग भी गलती करेंगे। यहां पे ये कैप है, ये कैप लिखा हुआ है, तो गलती कैसे होगी देखिए। कौन सा सही है कोई बता सकता है? एनीवन? कौन सा सही है? एनीवन? dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू DL क्रॉस आर कैप और बटे में क्या दिया है R²। यही सही है, यही सही है। क्यों सही है देखिएगा। आर कैप का मतलब क्या होता है अभी मैंने ऊपर समझाया था आपको, आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड। तो आर का मैग्नीट्यूड करोगे तो ये आर क्यू बन जाएगा, आर वेक्टर ऊपर आ जाएगा। यही ना होता है। असल में क्या होगा, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई टू DL क्रॉस आर बाई आर क्यू होना चाहिए। ये तो हो नहीं जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला रख दीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा ये आर वेक्टर और नीचे आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला आर इसमें मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब नहीं कर देगा। तो बहुत नहीं सोचिएगा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब लोग आर क्यूब नीचे देख के मार देंगे। तो आर क्यूब देख के नहीं मारना है, यहाँ पे देखना है कि ये फॉर्मूला पे बिठाएंगे तो क्या होगा। तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कैसे? पक्का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना हम लोग यूनिट वेक्टर का तो आ जाएगा वो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, बोलो। E इक्वल टू F अपॉन Q। कौन है? डी वाला। अच्छा डी यहाँ छूट गया है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व अभी पिछले क्लास में ही बताया था, फिर से देख लीजिए। हाँ कहाँ सही है? अच्छा 2 ऑप्शन सही है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ऑप्शन है देखिएगा इधर। असल में चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन क्या दिया है इसमें? Q बाई एफ। चौथा ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन है E इज इक्वल टू Q बाई एफ। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही है, E इक्वल टू F बाई Q। इसमें मतलब क्वेश्चन के हिसाब से वो सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। अब देखते हैं हम लोग 135 क्वेश्चन नंबर 135। आवेश का पृष्ठ घनत्व देखिए, तीनों देख लीजिए। 3 तरह का रहता है बाबू। एक रहता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पहले वाले को बोलते हैं लेमडा। लेमडा होता है Q अपॉन L। ठीक है, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर। इसको लीनियर कहते हैं। जब
सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी की बात होती है तो उसको सिग्मा कहते हैं, Q अपॉन A होता है, ठीक है, Q का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। और तीसरा रहता है वॉल्यूमेट्रिक, उसको रो से डिनोट करते हैं, Q अपॉन V कहते हैं उसको, ठीक है, Q का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो ये तीन चीजें हैं इसमें, तीनों का यूनिट भी मैंने लिख दिया, तीनों का, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन नंबर 136 में। असल में ये कहां से आया है, जो स्फेरिकल रहता है कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन यही है जो ये मैं पेपर में जो है आपका ऑप्शन वही है। असल में ये इसी का रूप है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटर हो उसका कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अगला क्वेश्चन है म्यू 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इसको लिखने का तरीका अभी ऊपर देखे थे हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू 2 बाई म्यू 1 लिखा जा सकता है, सो म्यू 2 बाई म्यू 1 लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 138, बोलिए कौन बता रहा है? देखो, हाँ, उल्टा इमेज बनता है लेकिन माइंड इसको सीधा सेंस करता है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ बढ़ेंगे। 139 में क्या बोल रहा है, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, FO अपॉन FE होता है, लेकिन यहाँ पे साइन के साथ दिया है माइनस, तो दो माइनस हो गया है क्या, FO अपॉन FE होता है, माइनस FO अपॉन FE, बी वाला ऑप्शन है ना, माइनस FO अपॉन FE होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, स्कैटरिंग होता है, डिस्पर्सन। अब बस 10 क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ये जाएगा तो ये पलट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इस साइड भेजिएगा तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बी वाला ऑप्शन है, और इसका एक और ऑप्शन होता है फैराड पर मीटर, ये भी याद रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का 2 यूनिट होता है, फैराड पर मीटर भी इसका यूनिट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। एक अभी ऊपर पढ़े हो विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम होता है। E इक्वल टू F अपॉन Q पढ़े हो ना ऊपर, तो E इक्वल टू F अपॉन Q, यहां से हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। और एक और फॉर्मूला होता है माइनस dV अपॉन dr, E का फॉर्मूला माइनस dV अपॉन dr, तो यहां से वोल्ट और यहां से पर मीटर, ठीक है। वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है तो वोल्ट पर मीटर वाला ले लेते हैं यहां पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी 2 यूनिट होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, E ए कॉस थीटा एक्चुअली में E डॉट ए होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो एक तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और एक यूनिट ये हो जाएगा कि अगर वोल्ट मीटर रखिएगा तो फाई इक्वल टू वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर। इसमें कौन ऑप्शन दिया है, अच्छा दोनों दिया है क्या, नहीं, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक तो है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये भी दिया है, ये भी दिया है, मतलब बोथ होगा। सी ऑप्शन कौन सा मारेंगे, बोथ, दोनों दिया है तो बोथ। अगला देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W क्या होता है, ये जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो यहां क्या दिया है, वोल्ट,
वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट हो गया। डायपोल मोमेंट अभी ऊपर पढ़े हम लोग, P इक्वल टू 2QL मतलब कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। संधारित्र की धारिता क्वेश्चन नंबर 147 SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो इसका देख लेते हैं, 2 यूनिट होता है इसका भी। C इक्वल टू Q अपॉन V, Q होता है कूलम और V होता है वोल्ट, कूलम पर वोल्ट या इसी को हम फराड भी कहते हैं। तो कूलम पर वोल्ट और फराड दोनों दिया हुआ है, तो फराड भी दिया है, कूलम पर वोल्ट भी दिया है। इसमें तो ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है। कहा, अच्छा बोथ ए एंड बी दिया है, अच्छा ऑप्शन में नहीं है लेकिन बोथ ए एंड बी एंड सी आर करेक्ट लिख दिया है, लिख दिया गया है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, सही बात। चलिए 148 डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यहां गलत लिखा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। अभी ऊपर एयर का आया था, तो एयर का कितना था 3 इंटू 10 का पावर 6 वोल्ट पर मीटर, इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और कूलम पर सेकंड दोनों दिया हुआ है, तो बोथ ठीक है, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T मतलब कूलम पर सेकंड और इसी को एम्पियर भी कहते हैं, तो कूलम पर सेकंड और एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, बोलिए दोनों दिया हुआ है इसका भी, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है V अपॉन I, तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर भी दिया है और ओम भी दिया है, तो बोथ ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर और इसी को हम लोग ओम भी कहते हैं, तो दोनों दिया हुआ है वहां पे। 150 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 150 SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट दोनों दिया है, यहां भी दोनों दिया हुआ है। ये मेरा बनाया हुआ है सब SI यूनिट के लिए, ये बोर्ड का पूरा खत्म हो गया, 2008 से 2023 तक का पूरा खत्म हो गया है, ये सब मेरा SI यूनिट का बनाया हुआ है वो है। तो एक तो वोल्ट है, एक जूल पर कूलम, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, जूल पर कूलम और इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं, तो जूल पर कूलम और वोल्ट दोनों दिया है, तो बोथ। प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी R क्या होता है रो L अपॉन A, तो यहां से R A अपॉन L हो जाएगा रो, तो R क्या है ओम इंटू मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, बटे में L क्या है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो का हो गया ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो ओम इंटू मीटर कहां है, ओम इंटू मीटर, ठीक है, रेसिस्टिविटी का। और उसके बाद कंडक्टिविटी का वहां पे बता दिया गया है, साइमन पर मीटर होता है, साइमन पर मीटर होता है, कंडक्टिविटी का लिख दिया गया है वहां पे। विद्युत शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड और वाट दोनों दिया हुआ है, जूल पर सेकंड भी दिया है और वाट भी दिया है, तो जूल पर सेकंड और वाट दोनों, क्योंकि पावर क्या होता है W अपॉन T, तो जूल पर सेकंड और इसी को हम लोग वाट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सब नीचे लिख दिया है, नीचे लव लिख दिया है ऑल, ठीक है, यूनिट तीनों लिख दिया है, और ये भी लिख दिया सीजीएस यूनिट गॉस होता है, 1 टेस्ला में 10 का पावर 4 गॉस होता है, सब यहां एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, अभी मैंने ऊपर बताया वेबर भी होता है और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, तो वेबर और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर दो, तो वेबर, यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, क्योंकि फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है और ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला को बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, वेबर। म्यू नॉट का सब लिख दिया गया है, म्यू नॉट का भी सब लाइन से लिख दिया गया है, म्यू नॉट का यूनिट, म्यू नॉट का वैल्यू और यूनिट सब लिख दिया गया है एकदम लाइन से, वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर और हेनरी पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ये ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला सब लगातार लिख दिया गया है। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट देखिए इधर आज क्लास में ये अभी डिस्कस हुआ था, तो L इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिए बाबू, एक फॉर्मूला होता है
असल में E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला। यहां से अगर t को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू डी टी अपॉन डी आई, और ये हो गया L, माइनस हटा देते हैं, यूनिट में माइनस की जरूरत नहीं है। तो ईएमएफ है ये, तो वोल्ट, dt है मतलब टाइम, और dt बाई डी आई है ये मतलब एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं ओम, वोल्ट पर एम्पियर को ओम कहते हैं, इंटू टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड। तो एक तो हो गया ओम इंटू सेकंड, और एक होता है फाई इज इक्वल टू एल आई। तो यहां से एल निकालिएगा तो फाई अपॉन आई। तो फाई का अभी मैंने देखा वेबर होता है, और नीचे क्या हो गया वेबर, आई का एम्पियर, वेबर पर एम्पियर भी होता है, और वेबर पर एम्पियर को हम हेनरी कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है, और हेनरी किसके बराबर होता है, वेबर पर एम्पियर के बराबर। और यहां से देखिएगा तो ओम इंटू सेकेंड भी होता है, तो इसका 3 यूनिट याद रखेंगे। यहां पे जो है उसके हिसाब से हम लोग मारेंगे हेनरी, हेनरी ऑप्शन में है। रिएक्टेंस का यूनिट देखेंगे हम लोग, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या होता है देखिएगा, XL इक्वल टू 2 पाई FL, ये होता है रिएक्टेंस। देखते हैं, फ्रीक्वेंसी है यहां पे, अभी L का यूनिट ऊपर मैंने लिखा था, तो यहां पे 2 पाई नंबर हटा देते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का होता है 1 बाई, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज या 1 बाई सेकेंड। L का यूनिट अभी मैंने ऊपर लिखा था वोल्ट इंटू सेकेंड बाई एम्पियर, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम कहते हैं। सो रिएक्टेंस का यूनिट हो गया ओम। मैग्नेटिक मोमेंट अभी ऊपर आया था, मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। तो NIA, N तो नंबर ऑफ टर्न्स है, I मतलब एम्पियर, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, एरिया इंटू मीटर स्क्वायर। चुंबकीय तीव्रता का SI मात्रक, चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी 1 क्वेश्चन नंबर, मैग्नेटिक मोमेंट NIA, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी 160, क्वेश्चन नंबर 160। मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा क्वेश्चन है ये, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बोल रहा है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी है M इक्वल टू M अपॉन V। तो M क्या था अभी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और बटे में हो गया मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो 2 से 2 कट जाएगा, बटे में मीटर बचेगा, तो एम्पियर पर मीटर, तो एम्पियर पर मीटर। प्रकाश वर्ष मात्रक है, हाँ जी, कल 2 क्लास पहले बताया गया था डिस्टेंस का, और तीनों का यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक, और तीसरा 3 यूनिट है जो सेलेस्टियल बॉडी पे यूज किए जाते हैं। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा होता है लाइट ईयर, और तीसरा होता है पार्सेक। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर, लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, और पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर। ये तीनों डिस्टेंस के यूनिट्स हैं, और तीनों सेलेस्टियल बॉडी पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज फॉर सेलेस्टियल बॉडीज। सो दे आर यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, P इज इक्वल टू 1 बाई F, तो 1 बाई मीटर, और इसी को हम लोग कहते हैं डायोप्टर। 1 बाई मीटर को डायोप्टर कहा जाता है, कैपिटल D से डिनोट करेंगे। सो यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ बढ़ेंगे।
प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट। तो देखेंगे E इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहां से हो जाएगा E अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा H। एनर्जी का यूनिट जूल और फ्रीक्वेंसी का होता है क्या, फ्रीक्वेंसी का होता है 1/सेकंड, 1/सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा, या हर्ट्ज भी होता है, तो 1/सेकंड ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा H इक्वल टू जूल इंटू सेकेंड। और दूसरा इसका होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड, दो यूनिट होता है H का, जूल सेकंड या इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड, और इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकंड या इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड। तो यहां से भी बताया जा सकता है यूनिट, अगर आप वैल्यू याद रखें तो उसके साथ भी जुड़ा हुआ रहता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.15 इंटू 10 का पावर -15 होता है, और यहाँ पे -13.4 होता है। तो दो यूनिट इसका जूल इंटू सेकेंड और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है, और 1/सेकंड को हम हर्ट्ज कहते हैं, तो ये हो गया हर्ट्ज। आगे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कूलम किसके बराबर होता है, एक कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, कितना एब्सोल्यूट कूलम होता है, वो यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है। और एसआई यूनिट ऑफ आर बोला है, जो आर होता है रेडियो एक्टिविटी में, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट, उसको बोला जाता है बेकुरल। इसके और भी यूनिट्स होते हैं जैसे क्यूरी, रदरफोर्ड, ये सब रेडियो एक्टिविटी क्लास में बताया गया है। एसआई यूनिट होता है बेकुरल, यहाँ पे लिख दिया गया है, एक बेकुरल में 1 डीके पर सेकेंड, 1 रदरफोर्ड में कितना होता है 1 क्यूरी में, सारा डाटा। एंड दैट एंड्स द एंटायर ऑब्जेक्टिव सेक्शन। In objective section from model paper onwards, I have discussed around 500 plus questions, and from 2008 to 2023, I have completed all the objective sections. Apart from that, there are a lot of important questions which I have discussed over here. So इस तरह से ऑब्जेक्टिव का पूरा सेक्शन 2008 से लेकर 2023 तक प्लस इस साल का मॉडल पेपर सब खत्म हुआ। आगे के क्लास से हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।